पेपर नंबर कौन सा? 14। जो लोग कल नहीं आए थे उनको बता देता हूं, फाइनल ग्रुप 3, और ग्रुप 3 के अंदर कौन सा? पेपर नंबर 14 SFM, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्लस और क्या पढ़ाएंगे? ग्रुप नंबर 4 में आते हैं, और ग्रुप नंबर 4 के अंदर जो आपका पेपर नंबर 20 है उसमें आपके पास ऑप्शंस हैं अलग अलग। हाँ जी, आपने क्या डिसाइड किया है कौन सा लेना है? क्या किसी से कभी बात हुई हो? पेपर नंबर 20 में 3 ऑप्शन है, 20, 20A और 20C। क्या आपको पता है कि आपके पास 3 ऑप्शन है? पता है, अच्छा जी, वेरी गुड। सौरभ, वो BIWI नहीं है। सौरभ लिख रहा है SPM BV, 5 PM BV। अच्छा, SPM BV, ठीक है। तो वो BV क्या है? बिजनेस वैल्यूएशन है। हाँ जी, तो आपको क्या करना है, जब आप ऑप्ट करेंगे तो ध्यान से ऑप्ट करना। ये 20A ऑप्ट करना है आपको, क्योंकि ये दोनों क्या है? प्योर थ्योरी हैं, प्योर थ्योरी। और ये सिलेबस 16 में बुक्स थी भी नहीं, ठीक है। तो सिर्फ आपके पास मॉड्यूल रहेगा और कुछ रहेगा नहीं पढ़ने के लिए। वैसे भी इसके केस में तो पूरा मॉड्यूल और उसके थ्रू थ्योरी पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे क्या है, SPM BV के अंदर प्रैक्टिकल है। BV रहेगा 50 मार्क्स का, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और FM से रिलेटेड ही है, तो पहले FM करेंगे और उसके बाद BV होगा, ठीक है। SPM 50 मार्क्स, BV 50 मार्क्स, तो ये 50 मार्क्स भी मैं आपको कवर करवाऊंगा, ओके। और BV ऐसा पेपर है जो अब तक सिलेबस 16 तक की कहानी ये रही है कि बहुत अच्छा स्कोरिंग रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत आसान प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो 16 तक की कहानी तो ये है। 22 में देखते हैं क्या होता है कि सिलेबस 22 का पेपर वो किस तरीके से ड्राफ्ट करते हैं और किस तरीके से पेपर आते हैं। चलिए, अब हम क्या करें सर? अब हम चलते हैं किधर? आज तुमको सिखाता हूं मार्केट। हाँ, मैंने कहा था ना, मार्केट में जानना बहुत जरूरी है और मार्केट के रिगार्डिंग इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि पूरा SFM के अंदर मार्केट भर भर के मिलेगा तुमको। तो चलिए, कुछ बेसिक चीजें आपसे पूछा जाए, देखते हैं तुमको मार्केट का कितना नॉलेज है। चलो, मान लो, अच्छा पहले तो ये बताओ, ये जितनी भी कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनीज लिस्टेड होती हैं या प्राइवेट कंपनीज लिस्टेड होती हैं, या दोनों ही लिस्टेड हो सकती हैं? पब्लिक कंपनीज लिस्टेड होती हैं, पब्लिक कंपनीज ही लिस्टेड होती हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ओके। तो क्या रिलायंस कंपनी पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है? पब्लिक है। तो मुकेश अंबानी की थी ना ये कंपनी तो। हाँ जी, ये सब पब्लिक कंपनी है, पब्लिक से ही पैसा रेज करके। हाँ, प्रमोटर्स कौन है? अंबानी वगैरह है, ठीक है। मोस्टली क्या कर रखा होगा, शेयर्स वगैरह अंबानी ने कर रखे होंगे, प्रमोटर्स ने ले रखे होंगे, ठीक है। लेकिन मेनली ये पब्लिक कंपनी है, पब्लिक से पैसा इन्होंने रेज कर रखा। तो जितनी भी आप बड़ी बड़ी कंपनी सुनते हो वो सब पब्लिक कंपनीज ही हैं। अच्छा, ये लिस्टेड है, लिस्टेड है बहुत सुनते हैं, आखिर ये लिस्टेड है कहां पर? लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, कहां पर लिस्टेड है भाई? कहां पे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सौरभ ने कहा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक बच्ची बोल रही है स्टॉक एक्सचेंज, ओके। NSE BSE, NSC नहीं, NSE होता है वो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। हाँ जी, ओके। तो अपने यहां क्या होता है, मेनली इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, कौन कौन से? NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE और BSE।
सर ये स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर कंपनीज लिस्टेड हैं, कुछ कंपनीज दोनों जगह भी लिस्टेड होती है, एनएसई में भी होती है और बीएसई में भी होती है। ओके, वो एक अलग बात है कि लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है, वो सब थ्योरी में रहता है आपके। सर ये एनएसई जो इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहां पर इस स्टॉक एक्सचेंज को एक वैल्यू प्रोवाइड करवाया गया है। उस वैल्यू को क्या बोला गया? निफ्टी। क्या बोला गया? निफ्टी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ये कंपनीज नहीं है, फिर भी इनको क्या करवाया गया? इनका वैल्यू प्रोवाइड करवाया गया, और इसके वैल्यू को क्या नाम दिया गया है? सेंसेक्स। सर ये वैल्यूज कैसे हुआ, क्या मतलब है इसका? मैंने कहा देखो जी, एनएससी के अंदर बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड होंगी, हाँ जी बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड होंगी, लेकिन यहां पर जब ये स्टॉक एक्सचेंज बना था, हाँ देवशी, जब स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया था, तो जब जितनी भी कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड हुई या आगे होती गई धीरे धीरे, डिसाइड क्या रहा कि देखो जी 50 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज हमको लेनी है, और उस टाइम उन टॉप 50 कंपनीज के बेसिस पर, उन टॉप 50 कंपनीज के मार्केट वैल्यूएशन के बेसिस पर एनएससी को भी एक वैल्यू प्रोवाइड करवाया गया, दैट इज निफ्टी, 50 कंपनीज के बेसिस पर। तो निफ्टी का वैल्यूएशन किसके बेसिस पर है? टॉप 50 कंपनीज के बेसिस पर है। वो अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज हो सकती है, आईटी सेक्टर, पावर सेक्टर, अलग अलग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, देखेंगे कभी उनकी भी बात करेंगे कि आखिर अभी फिलहाल कौन कौन सी कंपनीज है। 6 महीने से क्या हो जाता है, उनमें चेंज भी हो सकता है, किसी कंपनी को बाहर निकाल दिया जाता है और किसी कंपनी को इंक्लूड कर लिया जाता है। बढ़िया बढ़िया कंपनीज ये अपने पास रखते हैं, जहां पर भी इनको लगता है गड़बड़ मामला है उसे क्राइटेरिया से बाहर निकाल सकते हैं। तो जब बनाया गया था स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, तो एक 50 कंपनीज के बेसिस पर एक वैल्यूएशन किया गया, दैट इज निफ्टी। अब 50 कंपनीज जो हैं उनका जब ओवरऑल वैल्यू बढ़ता जाएगा, जब बना 1994 1995 वगैरह में, उसके बाद से अब तक कंपनीज का मार्केट वैल्यूएशन तो बढ़ा होगा। अब जैसे जैसे कंपनीज का मार्केट वैल्यूएशन बढ़ता गया, वैसे वैसे निफ्टी का भी वैल्यू बढ़ता गया। निफ्टी में सिर्फ 50 होती है, कम या ज्यादा नहीं होती? नहीं सौरभ, निफ्टी 50, इसीलिए क्या बोला जाता है? निफ्टी 50। 50 कंपनीज के बेसिस पर इसका वैल्यूएशन किया गया। और जो सेंसेक्स है उसका वैल्यूएशन कितनी कंपनीज पर? 30 कंपनीज। सेंसेक्स जब बना था तब उसका वैल्यूएशन किसके बेसिस पर? 30 कंपनीज, और अभी भी 30 कंपनीज पे चल रहा है। तो 30 कंपनीज अगर ओवरऑल बढ़ती हैं तो सेंसेक्स का वैल्यू बढ़ता है, और 30 कंपनीज का वैल्यूएशन अगर डाउन होता है तो सेंसेक्स का वैल्यू भी डाउन हो जाता है। तो निफ्टी और सेंसेक्स क्या है? सिंपली स्टॉक एक्सचेंज का वैल्यूएशन है, एक वैल्यू प्रोवाइड करवाया गया इसको, किनके बेसिस पर? वहां पर लिस्टेड कंपनीज को के बेसिस पर। और उन कंपनीज में कितना लिया गया? हाँ जी सर, निफ्टी के लिए तो 50 कंपनीज का वैल्यूएशन लिया गया, और सेंसेक्स के लिए 30 कंपनीज का वैल्यूएशन लिया गया है। ओके, तो समझे निफ्टी और सेंसेक्स? हाँ जी। ऐसा कोई बच्चा है जिसने पहली बार निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में सुना है ये सब चीज? ईमानदारी से बताना, मैसेज करना कि सर मैं तो पहली बार काम पड़ा है सर ये निफ्टी और सेंसेक्स वर्ड सुनने का। अच्छा, ओके, वेरी गुड। एक बच्चा बताया कि हाँ सर मैं, ठीक है, मतलब उनको तो ए फॉर एप्पल से सिखाना पड़ेगा, राइट? क्योंकि देखो क्या होता है, घर में एक माहौल होता है, ऑलरेडी अगर कोई शेयर में इन्वेस्ट कर रहा होता है तब तो उन्हें वहां से सीखने को मिल जाता है। अगर घर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा होता है तो ऑब्वियसली उसके लिए पूरा नया मामला होता है। कोई ना, देखो तो निफ्टी और सेंसेक्स, ओके। चलिए अब हम अगर बात करें, सर ये बताइए ना टॉप निफ्टी कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज हैं? हाँ अभी देखते हैं यश, ऑब्वियसली वहां पे 50 और यहाँ पे 30 है यश, तो चेंज तो आएगा। चलिए हम टाइप करके देखते हैं सर, कंपनीज इंक्लूडेड इन, कंपनीज इंक्लूडेड इन, क्या आप लोगों को दिख रहा है ऑनलाइन वालों जो मैं टाइप कर रहा हूं? नहीं दिख रहा होगा, अरे अरे अरे, तुम लोग बोले भी नहीं शेयर। हाँ अब दिखेगा, देखो मैं काफी चीजें लिख रहा था, तुम लोगों को दिख नहीं रहा था, सिर्फ वन नोट चालू कर रखा था, ठीक है ना? ओके, दिस वन मैं यहां पर था, ठीक है, जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे। ओके देखो अब कोई बात नहीं, टॉप निफ्टी कंपनीज, टॉप
सॉरी, कंपनीज इंक्लूडेड इन निफ्टी 50, ये निफ्टी 50 कंपनीज है, यहां पर लिस्ट दे रखी है, निफ्टी 50 कंपनीज लिस्ट 2023। देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज हैं। ये रही लिस्ट, कौन कौन सी कंपनीज है यहां पर। सर भारती एयरटेल, कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग कर रही है? टेलीकम्युनिकेशन। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड सर्विसेज है। अदानी पोर्ट सिंपल है, नाम अगर बोले तो सिंबल पढ़ लेते हैं। भारती एयरटेल है, अदानी पोर्ट है। ये सिंबल पता है ये सिंबल क्या है? जब आप जीरोधा वगैरह पे सर्च करोगे या किसी भी ब्रोकरिंग जो भी प्लेटफॉर्म है, ब्रोकरिंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको शेयर खरीदना है बेचना है, तो जब सर्च करोगे ना तो आप ये सिंबल लिखते हो वहां पर, तब ये कंपनीज वहां पर आपको शो होती हैं। तो आपको सिंबल लिखने होते हैं, भारतीय एयरटेल, अदानी पोर्ट, एनटीपीसी। एनटीपीसी क्या है? थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। पावर ग्रिड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, कोल इंडिया है, बीपीसीएल है। इसमें बहुत सारी कंपनीज आपको रिक्रूट भी करती हैं, ठीक है ना। अडानी एंटरप्राइजेज है, टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, हिंदाल्को है, इन्फोसिस है जिसके लिए सिंबल है इन्फी, टीसीएस है, टीसीएस बोले तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक है, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर आ गया, आईटी सेक्टर आ गया। देखो लाइन से सेक्टर वाइज दे रखा है, पहले क्या था, टेलीकम्युनिकेशन में एक कंपनी ले रखा है, सर्विसेज में एक कंपनी ले रखा है, पावर सेक्टर की दो कंपनीज है, एनटीपीसी और पावर ग्रिड, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स में तीन है, रिलायंस है, ओएनजीसी और कोल इंडिया है। हाँ, मेटल्स एंड माइनिंग में चार कंपनीज ले रखी है, अदानी पोर्ट है, टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है। फिर उसके बाद आईटी सेक्टर की पांच कंपनीज है, इन्फी है, टीसीएस है, एचसीएल टेक है, टेक महिंद्रा है और विप्रो है। ये आईटी सेक्टर हो गया। फिर हेल्थ केयर में सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, डिविज लेबोरेटरी और हाँ जी और अपोलो हॉस्पिटल। फिर उसके बाद बैंकिंग सेक्टर है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। तो एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी है, कोटक बैंक है, एसबीआई है, बजाज फाइनेंस है, एक्सिस है, बजाज फिनसर्व है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व अलग अलग हैं। इंडसइंड बैंक है, एसबीआई लाइफ है, एचडीएफसी लाइफ है। बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी है। फाइनेंशियल सेक्टर बोला क्योंकि बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दोनों कंपनीज इसमें इंक्लूड हुई। फिर उसके बाद फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स जिसको हम एफएमसीजी बोलते हैं शॉर्ट में, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या कंज्यूमेबल गुड्स। क्या क्या है? आईटीसी। आईटीसी तुमको पता है सबसे पहले जब कंपनी बनी थी तो किस प्रोडक्ट को सेल आउट करने आई थी? टोबैको के लिए। इसका नाम ही यही था, टोबैको कंपनी। बट उसके बाद हाँ, टोबैको जिसको हम बोलते हैं, नॉट टोबैको, इट्स टोबैको, ठीक है ना। तो हाँ सौरभ, तो ये टोबैको सेल करने के लिए आई थी और इसका टोबैको कंपनी ही नाम था, टोबैको कंपनी। बट उसके बाद इसको शॉर्ट में ही नाम लिख दिया गया आईटीसी, क्योंकि अब ये और सारे प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले इंडिया है, टाटा कंज्यूमर है, ब्रिटानिया है। फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एशियन पेंट्स, टाइटन, और फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल में अल्ट्राटेक, ग्रेसिम वगैरह है। कंस्ट्रक्शन में लार्सन एंड टर्बो, एलटी आपको रिक्रूट किया जाता है, एलटी भी आती है। हाँ, यूपीएल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल के अंदर आ गए ये, कार्स वगैरह, टाटा मोटर। कभी ये आइशर मोटर का नाम सुना है तुमने? देखा है कहीं पे लिखा हुआ आइशर मोटर? दिखाता हूं, कभी ये नाम देखा हो तुमने कहीं पे लिखा हुआ, दिस वन। हाँ जी, ट्रक के पीछे सर केवल ये नहीं लिखा होता कि लटक मत पटक दूंगी। हाँ जी, स्कूल बसेस के पीछे, हाँ जी, आइशर मोटर, आइशर वर्ल्ड लिखा हुआ होता है, कभी देखना। तो ये कंपनी का बहुत बड़ा कारोबार है उस सेक्टर में, हैवी व्हीकल्स बनाने में। तो काफी अच्छी कंपनीज है और कंपनी है। फिर है बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प। ये है 50 कंपनीज जिनसे मिलकर फिलहाल क्या बना है? निफ्टी। ओके, अब इन ओवरऑल कंपनीज का अगर वैल्यूएशन इंक्रीज होगा तो निफ्टी भी बढ़ेगा।
और अगर ओवरऑल वैल्यूएशन कम होगा तो निफ्टी का वैल्यू भी डाउन होगा। ऐसे ही आप घर पे क्या करेंगे, बीएसई की टॉप 30 कंपनीज भी सर्च कर सकते हैं। ओके चलिए, तो सर ये जो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कुछ लिस्ट ओपन कर रखी है, मैंने वॉच लिस्ट बना रखी है मैंने यहां पर, ठीक है, दिस वन इज वॉच लिस्ट, और जिसमें मेरा सबसे पहले क्या है, निफ्टी 50। सर सबका वेटेज अलग अलग है, हाँ जैनम जैन, सबका वेटेज अलग अलग है ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए, कुछ large cap companies are Nifty 50 companies large cap. Yes, Nifty is calculated using 50 large stock that are actively traded on the NSE. Large cap companies होती हैं, mid cap होती हैं, small cap होती हैं, उनकी कैपिटल के बेसिस पर। तो यहाँ पे क्या बोला, Nifty is calculated using 50 large stock that are actively traded on the NSE. बेस ईयर क्या लिया, देखो इन्होंने, बेस ईयर इज 1995। तो 1995 में जब कंपनीज को इंक्लूड किया था, 50 कंपनीज के बेसिस पे इसको एक वैल्यूएशन दिया गया, और वैल्यू कितना दिया गया था निफ्टी को उस टाइम, 1000, कितना दिया गया था, 1000 दिया गया था। और आज निफ्टी कितने पे ट्रेड कर रहा है, करीब 17,000 18,000 पर, फिलहाल 17 पे। दैट मीन्स 1995 से अब तक 17 टाइम्स क्या हो गया है, वैल्यू इंक्रीज हो गया है। जो उस टाइम था 1000 अब 17,000 हो गया है, इसका मतलब 18,000 हो गया, इसका मतलब टोटल जो कंपनीज का मार्केट वैल्यूएशन है वो 17 गुना हो गया है, 18 गुना हो गया है 1995 से। 50 कंपनीज आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर, फ्री फ्लॉट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये बीवी में पढ़ने को मिलेगा बिजनेस वैल्यूएशन में कि फ्री फ्लॉट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, अदर देन प्रमोटर्स होल्डिंग, अदर देन प्रमोटर्स होल्डिंग। ओके, here the 50 top sectors are selected from different sectors, देख लिया हमने, हाँ जी। निफ्टी is owned and managed by India Index Services and Product Limited, IISL, ठीक है, doesn't matter। ओके, अब हम देखते हैं और सर क्या क्या है, ये सब भी वही बता रखा है। तो समझ गए 1995 के बेसिस पर 1000 वैल्यू दिया गया था निफ्टी को, और अब बढ़ते 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 ये 17,000 18,000 करीब चलता है, ट्रेड होता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम। फिलहाल निफ्टी कितने पे चल रहा है, देखो लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिखा रखा है मैंने, ये निफ्टी का चार्ट भी ओपन कर रखा है मैंने, इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट, कल भी मैंने बोला था, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, ठीक है ना। ओके, तो 17,000 करीब 80 पर चल रहा है, 17,080 पर क्लोज हुआ है कल, आज का ऑफ है, क्यों, रामनवमी है आज, तो आज शेयर मार्केट क्लोज है। ओके, वैसे तुमको पता है मार्केट कब ओपन रहता है, मंडे टू संडे, या मंडे टू सैटरडे, या मंडे टू फ्राइडे, या मंडे टू थर्सडे, ओके मैसेज करके बताओ, शेयर मार्केट मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे, या मंडे टू थर्सडे, मंडे टू संडे। ओके, किसी बच्चे ने कहा थर्सडे, कोई बच्चा बोल रहा है सैटरडे, सर ऑफ तो सिर्फ संडे का होता है ना, हाँ, कोई बच्चा बोल रहा है फ्राइडे, तो चारुल फ्राइडे का बोल रही है, यश फ्राइडे का, भावना फ्राइडे का, राशिका फ्राइडे, ओके मंडे टू फ्राइडे, हाँ जी। सैटरडे संडे ऑफ रहता है इक्विटी मार्केट, इक्विटी मार्केट आपका सैटरडे संडे ऑफ रहता है, क्लियर। अभी हम सिर्फ इक्विटी मार्केट की बात कर रहे हैं कंपनीज में। तो मंडे टू फ्राइडे, एक्सपायरी बताई थी कल मैंने, जो बताया था वो क्या बताया था, थर्सडे एक्सपायरी है, वो किसकी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट थी। बट मार्केट ओपन कैसे रहता है, हाँ जी मंडे टू फ्राइडे। अच्छा, यश ने कहा सर टाइमिंग, टाइमिंग भी लिख के बताया, अच्छा चलो टाइमिंग बताओ, मार्केट की टाइमिंग क्या है, कितने बजे खुलता है सुबह, सुबह 9 बजे, अच्छा शाम को 3 बजे तक, ओके। और कोई, हाँ रशिका करेक्ट, 9:15 से लेकर 3:30 तक, 9:15 से लेकर 3:30 तक। हाँ, हालांकि 9 बजे क्या हो जाता है, प्री ओपनिंग हो जाती है, मार्केट की प्री ओपनिंग चलती है 9 से 9:15 तक। तो 9 बजे क्या होता है, मार्केट खुल जाता है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 9:15 ही होता था। अभी क्या होता है, 9 बजे खोल देते हैं मार्केट को, ताकि क्या हो, अच्छा ट्रेड नहीं करने देते जनरली, ताकि क्या होता है स्टार्टिंग में बर्डन
एक साथ ना आए और मार्केट सेटल डाउन हो जाए, वरना क्या होता है खुलते ही क्या होंगे, सब लोग ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो मार्केट को कहीं का कहीं पे लेके जा सकते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है, हाँ जी, तो मार्केट ओपनिंग हो जाती है। हाँ कृष्णा, करेक्शन तो हम लास्ट डे भी कर देते हैं 3:30 के बाद ओपनिंग हो जाती है। जो थोड़ा बहुत इनिशिएशन ट्रेड है, कल के जो व्यूज जो भी न्यूज वगैरह रात में आ रखी है उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत वो फ्लक्चुएट होके वापस 9:15 बजे एक्चुअली ओपन होता है आपके ट्रेड करने के लिए। बेसिकली आम जनता 9:15 से ट्रेड इनिशिएट करती है 9:15, और कब तक, 3:30 तक, 3:30 तक। ओके, दोपहर में। चलिए, तो टाइमिंग भी हो गया, डेज भी हो गए। अब बात करते हैं और आगे। ये निफ्टी लगा रखा है सर, इसको एक बार मैं हटा देता हूं। ओके, ये एसजीबी मैंने लगा रखा है, ये टाटा पावर, ये टीसीएस, ये आर पावर, टाटा स्टील, जिंदल स्टील। निफ्टी 20 क्या होता है बाद में बताएंगे। अशोक लीलैंड, एलआईसी, किसी ने शेयर एलआईसी भी ले रखे होंगे ना, कौन है वो तुम में से पक्का होगा, कोई ना कोई आईपीओ। हाँ अच्छा, नहीं ले रखे कृष्णा, वेरी गुड। अदानी एंटरप्राइजेस, औरो फार्मा एटसेट्रा, तो अलग अलग कंपनीज हैं। अच्छा मान लो, मुझे लगता है क्या, ये टीसीएस का चार्ट ओपन करते हैं। ये लो जी टीसीएस। ओके कृष्णा, 15 मिनट का नहीं मैं काम करता हूं, डे वाला चार्ट ओपन करता हूं। डे वाला चार्ट ओपन करने से क्या हुआ, अब जो कैंडल ड्रॉ हो रखी है वो एक दिन की है, पर डे। ये जो एक कैंडल है वो एक दिन का आपको वैल्यूएशन शो कर रहा है। जो कल नहीं आए थे मैं उनको बता दूं, ये जो कैंडल्स हैं वो इस तरीके से हैं। ये रेड कैंडल, और दूसरा ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल हमें क्या शो कर रहा है, क्योंकि हमने अभी फिलहाल डे वाला टाइम फ्रेम चूज कर रखा है, तो हमें ये रेड और ग्रीन क्या बताता है। रेड तो कहता है कि उस पर्टिकुलर डे, क्योंकि मैं डे की बात कर रहा हूं इसलिए पर्टिकुलर डे की कैंडल में क्या हुआ है, वैल्यू डाउन हुआ है। और ग्रीन क्या बताता है, वैल्यू बढ़ा है। तो इस ग्रीन कैंडल को देख करके हमें ओपन, हाई, लो और क्लोज का पता लगा सकता हूं। यस, ओपन, हाई, लो और क्लोज का पता लगा सकता हूं। कैसे, यहां पर तो ये ओपन हुआ होगा, यहां पर ये क्लोज हुआ होगा, क्योंकि ओपन से क्लोजिंग ज्यादा होगा तभी तो डे मार्केट में वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। यहां तक हाई गया होगा और यहां पर लो गया होगा। मैंने कल कहा था क्या, ये वाला जो पार्ट है बीच वाला, इसको हम बोलते हैं बॉडी पार्ट, और जो ये लाइंस हैं उसको बोलते हैं विक पार्ट। क्या बोलेंगे, विक पार्ट। ओके, तो ओपन, हाई, लो और क्लोज हमें ये बता देता है कैंडल देखते ही हमें पता चल जाता है कि ओपन कहां पे हुआ था, क्लोज कहां पे हुआ है, और हाई और लो कहां तक गया है। ऐसे ही रेड कैंडल को देख के भी पता चल सकता है। रेड कैंडल को देख के क्या पता लगाएंगे सर, सर ओपन कहां हुआ होगा, यहां पर, और क्लोज कहां पे होगा, यहां पर नीचे, और हाई यहां तक गया होगा और लो यहां तक गया होगा। डन, ठीक है, ये है कैंडल्स। और पूरा जो कैंडल्स को, बहुत सारी कैंडल्स जब मर्ज होकर बन जाएगा, दैट इज कैंडलस्टिक चार्ट और पैटर्न। ओके, मैसेज करके मुझे बताना इन दिनों, इस चार्ट को देख के बताना टीसीएस कहां तक गया था ऊपर। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो टीसीएस का हाई कहां पर है इस चार्ट में, इस चार्ट में टीसीएस का हाई कहां पर है। ये वाली कैंडल, हाँ जी, और इस वाली कैंडल में देखो, यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, कहां पर, यहां पर मिला, लिखा मिलेगा हाई, लो, क्लोज और ओपन। हाँ जी, देखना, ये रही, ये रहा। मैं अपने कर्सर को यहां पर लेकर आया, सौरभ और कृष्णा कह रहे हैं सर 3560 करेक्ट है। हाई देख लो 3575 तक गया, 3575। हाँ यश, तो जैसे ही इस कैंडल पे लेके आया मेरे को डेटा मिल गया, ओपन, हाई, लो और क्लोज, ऊपर लिखा हुआ भी। और उस ड्यूरिंग द डे 37 रुपीज से क्या हुआ है, 37.540 से शेयर का प्राइस इंक्रीज हुआ है। ओके,
और डाउन कहां तक गया था सर 2925 पे, 2925। ये जो लोअर वैल्यू है, ये जो लोअर अमाउंट है शेयर का प्राइस है, जिसको बोलेंगे हम सपोर्ट, क्या बोलेंगे, सपोर्ट भी बोला जाता है, रेसिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करते हैं। कैसे सर, जरा देखो, मैं थोड़ा सा और बैक गया, इससे जस्ट पहले डाउन कहां तक गया था सर, इससे जस्ट पहले डाउन यहां तक गया था करीब 2960 पर। अगेन ऊपर जाकर फिर नीचे आया और देख लो करीब 2930 2940 से वापस रिवर्स हो गया। क्यों? दिस इज द सपोर्ट लेवल। यहां से वापस टीसीएस का शेयर क्या गया था, ऊपर की तरफ मूव किया था। तो जैसे ही इस लेवल को वापस टच किया, वहां पर बाइंग आना चांसेस है, वहां पर बाइंग आने के चांसेस है, क्योंकि मैंने डे वाला चार्ट ओपन कर रखा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां पर बाइंग आएगी। तो हुआ क्या, हाँ जी, फिर जब वापस यहाँ पे देखा तो लोगों ने देखा अच्छा ये तो अट्रैक्टिव प्राइस है, यहां से ही पिछली बार क्या किया था, अपवर्ड मूव आया था, तो सब लोगों ने यहां से फिर बाइंग शुरू की और अगेन शेयर को ऊपर लेके गए, और इस बार थोड़ा सा और ज्यादा ऊपर। फिर वापस कोई बैड न्यूज आया होगा मार्केट में, फिर मार्केट गिरा, लेकिन इस बार उतना तक टीसीएस नीचे नहीं गिरा, तो सेकेंड टाइम जब गया और ऊपर। इसको आगे जाके आप टेक्निकल एनालिसिस जब पढ़ते हैं तो इसको एबीसीडी पैटर्न भी बोला जा सकता है, एबीसीडी पैटर्न बोला जा सकता है। ये सब टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूं मैं आपको, ताकि आपका इंटरेस्ट जगे और थोड़ा बहुत आप समझो इन चीजों को। तो सपोर्ट को हमने बेस लेते हुए ट्रेड ले सकते थे टीसीएस के अंदर, लिया जा सकता है, हाँ सर लिया जा सकता है। ऐसे ही देखो एसबीआई के अंदर भी लिया जा सकता था, कब, बताता हूं। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, दिस वन एंड नाउ एसबीआई। अच्छा, इस बार टीसीएस ने क्या किया, अपने सपोर्ट लेवल को भी तोड़ा है, थोड़ा और नीचे आया है। क्यों? क्योंकि मार्केट में बैड न्यूज बहुत ज्यादा है, तो जब तक बैड न्यूज रहेंगी तब तक कोई शेयर में अकेले में खुद में ही कोई ज्यादा दम हो तब तो वो चल जाता है, अदरवाइज वो भी ऑब्वियसली मार्केट के साथ साथ डाउन तो होगा। मार्केट प्रेशर अगर बनेगा तो सारे शेयर्स पर ही बनेगा। दैट इज सिस्टमेटिक रिस्क। क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक रिस्क। इंटर में पढ़ाया था मैंने सिस्टमेटिक रिस्क। जब मार्केट में ओवरऑल रिस्क है तो सारी कंपनीज ही गिरेंगी, किसी में बचा नहीं जा सकता है। चलिए एसबीआई का मैं तुमको दिखाता हूं। हाँ बीटा, एसबीआई लगा रखा है क्या ऑलरेडी? ठीक है, ये रहा एसबीआई। एसबीआई का शेयर भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, देखो सपोर्ट सिस्टम। आप यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट लाइन जरूरी नहीं है कि सीधी लाइन ही हो, सपोर्ट लाइन जरूरी नहीं है कि वो सीधी हो, वो हाँ जी टेढ़ा लाइन भी हो सकता है। आपको एक मस्त मजेदार चीज दिखाता हूं, देखो अगर यहां पर डेटा दिख जाए तो, यस 7 मार्च 2022, ओके, यहां पे देख सकते हो आप, जैसे ये सपोर्ट सिस्टम है, दिस वन, यहां पे सपोर्ट सिस्टम था, यहां पे था, तो कुछ लोगों ने तो यहां पे ट्रेड लेना चालू कर दिया होगा, बट ठीक है, यहां पे था, अगेन यहां पे, फिर यहां से देखो लंबी छलांग लगा दी। तो डे वाले सपोर्ट सिस्टम के बेसिस पे लोग ट्रेड करते हैं। और मस्त चीज आपको दिखाता हूं कोरोना के टाइम की, जब शेयर का प्राइस बहुत सस्ता मिल रहा था, शेयर बहुत सस्ता मिल रहा था, थोड़ा सा बैक जाके कहां का सपोर्ट सिस्टम काम किया, देखो कितना साल पहले का, और बैक भी नहीं जा रहा, दिस वन, हाँ जी, जरा ध्यान से देखो,
यहां पर 2016 में इतना डाउन गया था, 2016 में इतना डाउन गया था, कितना, करीब 150 रुपए एसबीआई। कोरोना टाइम में क्या हुआ, अगेन 150 रुपए शेयर का प्राइस आ गया था। और जिनको पहले से ये मार्केट आता है, जिन्होंने देखा कि यार ये तो ऑलरेडी 4 साल पहले के डाउन रेट पर आ गया है, तो उन्होंने इस मौके को नहीं छोड़ा होगा। 150 रुपए में एसबीआई का शेयर मिलना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी था, लेकिन हाँ उस टाइम कोरोना का डर था, तो हर कोई पैसा नहीं लगा सकता था। लेकिन जो अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, उनको पता है कि भैया मार्केट वापस ऊपर तो जाएगा, कभी ना कभी तो कोरोना खत्म हो ही जाएगा। और एसबीआई का कुछ नहीं बिगड़ना, क्यों, क्योंकि इंडिया का हाँ टॉप बैंक में है, आरबीआई के बाद एसबीआई है गवर्नमेंट बैंक में। तो एसबीआई अगर फेल हो गया तो पूरा सिस्टम ही फेल है। वो आराम से 150 रुपए में शेयर लिए होंगे, और आज शेयर का प्राइस क्या है, 516 रुपए फिलहाल के लिए। हैंड टू हैंड देखो कितनी कमाई होगी, हैंड टू हैंड तो नहीं कहूंगा, साल तो लगे थे उनको भी। 150 से वो कहां तक जाके आ गया, यहां पर 625 रुपए तक। 150 रुपए का शेयर अगर आप 500 पे भी, 450 में भी बेच देते हो, इसका मतलब आपका प्राइस 3 गुना हो गया है। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो 3 लाख हो जाएगा, 10 लाख लगाए हैं तो 30 लाख हो जाएगा। कितना टाइम लगा, लेकिन देखो 19 मई 2020 की बात है, 11 मई 2020, और अगर 500 की मैं बात करूं तो करीब नवंबर 21 की बात है, करीब 1.5 साल के अंदर अंदर आपका पैसा 3 गुना। और क्या चाहिए। हालांकि उस टाइम बहुत सारे शेयर भागे थे, लेकिन मैंने ये आपको चीज सपोर्ट सिस्टम बताई, ये सपोर्ट होता है। और ऐसे ही रेसिस्टेंस भी काम करता है, जैसे ही अपर लेवल को टच करता है वहां पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। सपोर्ट को टच करेगा तो बाइंग प्रेशर आएगा, और रेसिस्टेंस को अगर टच करता है तो वहां पे सेलिंग प्रेशर आएगा। क्योंकि सब लोगों को पता है, सब लोग चार्ट देखते भी हैं। तो आजकल के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर और ट्रेडर में फर्क होता है। इन्वेस्टर तो लॉन्ग टर्म व्यू से खरीदता है, और ट्रेडर सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन को कमाना चाहता है। तो उन सबको पता है कि यार कहाँ पे आजकल ट्रेड लेना चाहिए। जनता समझदार होती जा रही है, और आपके जैसे जो यूथ आते जा रहे हैं, ऑब्वियसली वो लोग मार्केट में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, और आप सब लोगों को टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छे से आता है। तो इसलिए आप ये सब चीजें, हालांकि आज से मेरे से जो पहली वाली जनरेशन है उनको इतना हर किसी को नहीं आता है, लेकिन आज के टाइम तुम लोगों को ये सारी चीजें इजीली आती है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, यूट्यूब वगैरह पे सीखने का वगैरह बहुत कुछ अवेलेबल होता है। और जो प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, सीए सीएमए, उनको तो हम लोग ही सिखा देते हैं काफी हद तक। चलिए, तो फटाफट से एक बार मैसेज करके बताओ कैसा लग रहा है मार्केट जानते हुए। क्या लग रहा है तुमको, कुछ इंटरेस्ट आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा, मेरे को पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रिद्धि कह रही है इंटरेस्टिंग है। यश, कोई ऐसा है बच्चा, मेरे को पैसे में कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पैसे के मैनेजमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भैया गजब, हाँ जी पैसा है, और पैसा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, इसीलिए एफएम सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। खैर, इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। सर सपोर्ट प्राइस कुछ फिक्स थोड़ी है, बायर सेलर पे डिपेंड करता है ना, तो ऊपर की जगह नीचे भी तो जा सकता है आफ्टर सपोर्ट। यस देवशी, सपोर्ट भी टूटते हैं और रेसिस्टेंस भी टूटते हैं, लेकिन क्या होता है, एक रेंज में काम किया जाता है, और रेंज को तोड़ने के लिए क्या लगता है, थोड़ा और ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, ज्यादा प्रेशर चाहिए। तो वो उस टाइम के मार्केट के ट्रेंड को एनालिसिस करके देखा जाता है। मुझे लगता है कि अब और नहीं गिरेगा, तो वो सपोर्ट सिस्टम काम करेगा। लेकिन आज के मार्केट को मैं कह दूं कि हाँ आज के देखिए सपोर्ट लेवल आ गया, आज का नहीं, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी ज्यादा है, और अनसर्टेनिटी ज्यादा है तो सपोर्ट सिस्टम टूटेगा, सपोर्ट लेवल टूटेंगे, ठीक है ना। तो सपोर्ट भी कब काम करता है वो भी जानना पड़ता है, रेसिस्टेंस भी कब काम करेगा वो समझना पड़ता है, ठीक है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल होते हैं, लेकिन वो कब काम करेंगे। अगर देखो सपोर्ट लेवल पे आ गया, मान लो एसबीआई शेयर है अपने सपोर्ट लेवल पे चल रहे हैं, और मार्केट में ज्यादा अनसर्टेनिटीज अब नहीं रही हैं, अब मार्केट में कहने बादल साफ हो रहे हैं, छट रहे हैं, है ना। दैट मीन्स अब अपने को फ्यूचर अच्छा लग रहा है मार्केट का, तो उस टाइम सपोर्ट सिस्टम काम करेगा।
लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं जी मार्केट में तो अभी हमला होने वाला है, यहाँ पर तो अब हमला होने वाला है, कोई अटैक करने वाला है दूसरा कंट्री, तो भैया वो सपोर्ट सिस्टम कैसे काम करेगा? वो काम नहीं करेगा, वो और डाउन ही जाएगा। सपोर्ट टूटते हैं, रेसिस्टेंस भी टूटते हैं। रेसिस्टेंस टूटकर अगली बार क्या बन जाता है? सपोर्ट बन जाता है। देवशी कैसे? ये रेसिस्टेंस था, यहां से नीचे गया, फिर ऊपर गया, जब रेसिस्टेंस को तोड़ा हल्का सा ऊपर जाकर वापस नीचे आया, लेकिन यहां पर जाकर वापस ये क्या कर रहा है? अब शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। क्यों? जो यहां पर रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था अब यहां पर सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि रेसिस्टेंस हर बार रेसिस्टेंस ही रहे। रेसिस्टेंस को ब्रेक करके जब शेयर ऊपर चला गया, जब वापस घूमकर नीचे आएगा तो वो सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा। क्लियर है देवशी? हाँ जी। खैर ये सब मैं अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा हटके बता रहा हूं ताकि पढ़ने में इंटरेस्ट आए, और कुछ नहीं है। अभी की क्लासेस जो स्टार्टिंग क्लासेस है वो सिर्फ ऐसे ही चलनी है कि ठीक है, मेरे को आपको मार्केट के बारे में नॉलेज देना है ताकि आप इसके बारे में समझ सकें और जो मैं चीजें पढ़ाऊं उसको विजुअलाइज कर सकें। क्योंकि इमेज अगर जब तक नहीं बनेगा, मेरा ये मानना है, जब तक आप सोच नहीं पा रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, तब तक आप अच्छा नहीं कर पाएंगे उसके अंदर, सिर्फ रटना होगा फिर उसके अंदर। ठीक है जी, समझ में आया यहां तक तो? ओके सर। तो आज मैंने तुमको सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताया है, ये बताया है कि एनएससी बीएससी क्या होता है, एनएससी टॉप 50 कंपनीज का वैल्यूएशन है और निफ्टी, और बीएससी के में टॉप 30 कंपनीज का वैल्यूएशन है सेंसेक्स। ओके चलिए अब एक बात बताओ, थोड़ा सा और देख लेते हैं। तुम्हारे पॉकेट में पैसा है क्या? हाँ सर पैसा है, बहुत पैसा है। टीसीएस का शेयर खरीद लें क्या? खरीद लो टीसीएस का शेयर। मैं ये टीसीएस का चार्ट, मुझे लगता है कि टीसीएस का शेयर खरीद लेना चाहिए क्योंकि ये अट्रैक्टिव प्राइस में मिल रहा है 3138। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 3000 आ जाएगा, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा ये। ठीक है ना? मैंने ले रखे हैं, मेरी होल्डिंग है, यहां पर शो नहीं हो रही आज, वरना यहां पर आपको शो हो जाती, लाइव मार्केट में तो शो हो जाती है। यहाँ पे एक सूटकेस का साइन बना हुआ आता है टीसीएस के बाहर। खैर टीसीएस मुझे आज तो मैं खरीद नहीं पाऊंगा ऑब्वियसली। टीसीएस मुझे खरीदना है, जैसे मैंने बाय पे क्लिक किया मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है? बाय टीसीएस एनएससी। एनएससी में भी होता है, बीएससी में भी होता है। हम जनरली ट्रेड किस में लेते हैं? हम लोग एनएससी के अंदर लेते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ओके कितना? एक क्वांटिटी। हालांकि बीएससी का भी प्राइस दे रखा है और एनएससी का भी प्राइस दे रखा है, हम लोग एनएससी पे ही क्लिक रहने देते हैं। ठीक है। ऑर्डर रेगुलर ऑर्डर है, इंट्राडे करना है तुमको या लॉन्ग टर्म करना है? लॉन्ग टर्म क्या हो गया? लॉन्ग टर्म के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया कैश एंड कैरी, कैश एंड कैरी लिखा हुआ है, दैट मींस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिक्वायर फुल अपफ्रंट मार्जिन, पूरा पैसा चाहिए। इन्वेस्टमेंट करना है तो पूरा पैसा चाहिए। टीसीएस का रेट क्या चल रहा है? 3138.90। अगर आपको एक शेयर लेना है तो पूरे 3138 रुपीज देने पड़ेंगे। देखो नीचे डायलॉग बॉक्स में नीचे लिखा हुआ है मार्जिन 3138.90। मान लो आपको 10 शेयर लेने हो, 10 शेयर लेने हो तो देखो मार्जिन कितना हो जाएगा, दिख रहा है मार्जिन लिखा हुआ? कोई ऐसा बच्चा जिसको पता नहीं चल रहा हो? दिस वन मार्जिन 31389, ऑब्वियसली 10 शेयर इंटू 3138.9, तो पूरा पैसा लगता है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, डिलीवरी लेना है। लेकिन डिलीवरी का मतलब क्या हुआ? आज शेयर लोगे फिर कब बेच पाओगे? जब आपकी इच्छा हो, जब आपकी इच्छा हो। कल बेचना है कल, आज भी बेच सकते हैं लेकिन वो इंट्राडे हो जाएगा। कल बेचना हो कल बेच लेना, परसों बेचना हो परसों बेच लेना, मार्केट आवर्स के अंदर, मार्केट आवर्स में। साल भर बाद में बेचना है साल भर बाद में बेच लेना, 10 साल बाद बेचना है 10 साल बेचना, तुमको नहीं बेचना तुम्हारे आगे वाली पीढ़ियां बेच देंगी अगर कंपनी चल रही होगी तो। इस पे चार्जेस भी लग रहे हैं, हाँ चार्जेस तो लगते ही हैं, ठीक है ना? चार्जेस तो बाइंग में लगेंगे ही ना सौरभ।
लेकिन ये वो चार्जेस नहीं है, डिलीवरी पे 0 रुपए है चार्जेस, लेकिन कुछ सरचार्ज वगैरह वो सब चीजें लग के ये पैसा इतना तो बन जाता है, टैक्स वगैरह, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वगैरह, ठीक है। लेकिन वो ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है ये। ओके, डिलीवरी पे 0 था, कोई ब्रोकरेज नहीं लेता है। अच्छा सर, मेरे को है ना फ्यूचर के लिए, अच्छी कंपनी थी तो ले लिया, मेरे को फ्यूचर नहीं लेना, मेरे को तो सर आज ही ट्रेड करना है, मेरे को पता है कि आज का आज टीसीएस का शेयर बढ़ जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इंट्राडे करूंगा। हाँ जी, मैं करूंगा इंट्राडे, आज का आज खरीदा और आज का आज बेच दिया, ये लो जी इंट्राडे। इंट्राडे पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्या लिखा हुआ है, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ requires lower margin for the equity has to be exited before market close। इंट्राडे मतलब अभी खरीदा है तो मार्केट क्लोज होने से पहले पहले आपको एग्जिट करना होगा, सौदा एग्जिट करना होगा, वरना ये लोग स्क्वायर ऑफ कर देंगे अपने आप। और फिर वो कहां पे करेंगे, वो ऑप्शन इधर उधर हो जाएगा, मतलब नहीं। तो आपको एक ड्यूटी बनती है कि भैया आपने अगर सुबह खरीदा है तो शाम को 3 साढ़े 3 से पहले पहले आपको क्या करना होगा, उसको स्क्वायर ऑफ करना होगा। ओके, इसके लिए कितना पैसा चाहिए, देखो 10 शेयर के लिए सिर्फ कितना चाहिए, 6277, 6277। और 6277 के आगे आपको छोटा सा क्या लिखा हुआ है, 5x। 5x मतलब क्या हुआ, 1 रुपए देकर आप 5 रुपए का ट्रेड कर पा रहे हैं। पूरा वैल्यू कितना था, 10 रुपए इंटू 10 शेयर इंटू 3138.9, उसको 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा, इतना ही आएगा, 6277.80। क्यों, क्योंकि आपको यहां पर क्या दिया जा रहा है, लिवरेज दिया जा रहा है। ट्रेड करने के लिए आपसे पैसा 1/5 पैसा ही लिया जा रहा है इंट्राडे के अंदर। ऐसा क्यों सर, कौन इंट्राडे करेगा, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में तो कभी भी सेल कर सकता है और टाइम लिमिट भी नहीं है। देवशी, मैं करूंगा इंट्राडे, पता है क्यों, क्योंकि 1/5 पैसा लग रहा है और मुझे पता है शाम तक क्या हो जाएगा, आज 50 रुपए शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, शाम तक 50 रुपए बढ़ जाएगा, 50 रुपए 10 शेयर 500 रुपए में कमा लूंगा। कितने रुपए लगाकर, सिर्फ 6277 रुपए लगाकर, 6277 रुपए लगाकर अगर मैं 500 रुपए कमा रहा हूं तो शाम तक मेरी कमाई 8% हो गई है, 8% हो गई है, एक दिन में 8% अपनी कैपिटल पे। क्या बुरा है, बुरा क्या भैया, बहुत बढ़िया है। लोगों को साल भर में 8% नहीं देते एफडी पे, ठीक है ना, यहां पर एक दिन में आप 8% कमा रहे हो, समझ में आया देवशी। तो इंट्राडे कौन करेगा, ऑब्वियसली जो श्योर होगा कि आज का आज जो हम चाहते हैं वो मूवमेंट आएगा, और तो वो कम पैसा लगाकर। मार्केट में 2 तरह के लोग हैं, एक इन्वेस्टर है और एक ट्रेडर है, स्पेक्युलेटर जिसको बोलते हैं। तो स्पेक्युलेटर तो ये काम करेंगे ही करेंगे, इंट्राडे बहुत होता है, सौदा खूब होता है, ठीक है देवशी। तो इंट्राडे क्यों अट्रैक्टिव हुआ, इंट्राडे क्यों अट्रैक्टिव हुआ, क्योंकि पैसा कम लग रहा है। सिर्फ सर रिस्क ज्यादा है, सिर्फ एक दिन है अपने पास, हाँ रिस्क तो ज्यादा है, बट मेरे सामने चार्ट भी तो है, चार्ट देख देख कर मैं चार्ट एनालिसिस करके ही तो ट्रेड लूंगा, कोई अच्छी खबर आई भी होगी तभी तो ट्रेड लूंगा। हाँ रिस्क बहुत है भैया, रिस्क बहुत है, ठीक है ना। ये वनडे है, मैंने क्या किया, ये लो जी 5 मिनट का चार्ट लगाया, ये देखो जी टीसीएस का शेयर क्या भागा है लास्ट के टाइम में। कुछ लोग तो इसको भी ट्रेड करते हैं, ये देखो यहां पर 250 के करीब भागा है, इसका मतलब चांसेस है कि अब अगले दिन भी ये ऐसी तेजी दिखाए बरकरार। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बीटीएसटी भी कर लेते हैं, आज खरीदा कल बेच देंगे, बाय टुडे सेल टुमारो, ठीक है ना। बट उसके लिए पैसा तो अभी पूरा ही लगेगा, पहले होता था कि उसमें भी पैसा कम देना पड़ता था, अब यहाँ पे तो पूरा ही पैसा देना पड़ता है, रूल्स चेंज हो गए हैं लास्ट 2 ईयर्स में। तो नया यहाँ पर इंट्राडे और डिलीवरी। सर एक बात बताओ, जाते जाते एक क्वेश्चन का आंसर दे दो बच्चों, इंट्राडे के अंदर क्या मैं पहले सेल करके बाद में परचेज कर सकता हूं, सुबह बेच दिया शाम को खरीद लूं, मेरे पास शेयर नहीं है ऑलरेडी कोई शेयर नहीं है, क्या मैं सुबह बेचकर शाम को खरीद सकता हूं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस और कुछ बच्चे बोल रहे हैं नो। तो भैया इंट्राडे के अंदर हम सुबह बेचकर शाम को खरीद सकते हैं, सुबह बेचकर शाम को खरीद सकते हैं। मुझे लगा यहां पर, कहां पर,
मान लो मैं यहां पर हूं, ये 28 मार्च का दिन है और मैं यहां पर हूं, सुबह ले लो, कहीं पर भी ले लो, दिन में कभी भी सौदा लिया जा सकता है। मुझे यहां पर फील हुआ कि अब यहां से खत्म होते होते टीसीएस का शेयर डाउन जाएगा, हाँ, तो मैंने यहां पर टीसीएस का शेयर क्या कर दिया, बेच दिया, सेल कर दिया, और यहां पर जाते जाते शाम को मार्केट क्लोज होने से पहले पहले उसको क्या कर लूंगा, बाय कर लूंगा। दिस इज शॉर्ट सेल्स, शॉर्ट सेलिंग। मैंने बेचा था कितने पे, करीब 3140 पे, और खरीदा कितने पे, करीब 3115 पे। मान लो कितने का फायदा, 3140 माइनस 3115, बेचा था 3140 पे, खरीद लूंगा 3115 पे, बेचा ज्यादा पे तो फायदा होगा 25 रुपए का फायदा, 25 रुपए एक शेयर पे मैं कमा लूंगा सिर्फ इतनी सी देर में। तो पहले बेचकर बाद में खरीदा भी जा सकता है इन केस ऑफ इंट्राडे, लेकिन जब मेरे पास कोई शेयर है ही नहीं तो बेचूंगा क्या। अरे बेटा यही तो खास बात है इंट्राडे की, स्पेक्यूलेशन के लिए कर रखा है ये सिस्टम कि आप सुबह बेचो शाम को खरीद के दे रहे हो ना, इसीलिए तो शाम को खरीदना जरूरी है। लॉन्ग टर्म में अलाउड नहीं है देवशी, लॉन्ग टर्म में तो पहले आप खरीदोगे उसके बाद ही कल परसों तरसों जब आपको बेचना है बेच लेना। बट इंट्राडे में स्पेक्यूलेशन किया जा सकता है, तो पहले खरीद कर बाद में बेचा भी जा सकता है, या पहले बेचकर बाद में खरीदा भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपको क्या लग रहा है, मार्केट बढ़ने वाला है तो पहले खरीदोगे बाद में बेचोगे, आपको लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है तो पहले बेचकर बाद में खरीद लोगे। ये तो बहुत रिस्की है, रिस्की कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज, आपका आइडिया कितना परफेक्ट जा रहा है। करते हैं सब लोग, करते हैं इंट्राडे, ठीक है ना। तो बार बार देखो हिट कर रहा था, यहां पे इस दिन यहां पर इस लेवल को तोड़ ही नहीं पा रहा था। तो जैसे ही यहां से, अब जैसे ही इसको तोड़ के आगे जाएगा ना, बंदा यहां से ट्रेड ले लेगा कि भैया, और उसको अगर लग रहा होगा उस टाइम कि हाँ अब ओवरऑल मार्केट भी सपोर्ट कर रहा है, साथ में जा रहा है, मार्केट भी अगर जा रहा है, तो ये लोग क्या कर लेंगे, ट्रेड करेंगे। अनलिमिटेड लॉस हो सकता है मे बी। देखो इंट्राडे में पैसा कम क्यों लिया जाता है, क्योंकि एक दिन में नुकसान होकर कितना हो जाएगा, 1/5 पैसा लिया जा रहा है आपसे, 20% पैसा लिया जा रहा है। क्यों, उनको पता है कि शेयर का प्राइस 20% से ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, क्योंकि अगर 20% से ज्यादा फ्लक्चुएट किया तो हम वहां पे सर्किट लगा देंगे, अपर सर्किट और लोअर सर्किट होते हैं, उस शेयर में ट्रेड होना बंद हो जाएगा। मार्केट में भी ट्रेड सर्किट लगते हैं, तो इसीलिए आपसे सिर्फ 20% पैसा लिया गया कि भैया पूरा पैसा ले लिया गया, एक तरीके से जितना रिस्क था ना उतना पैसा ले लिया गया। जाएगा कहां, 20% डाउन हो जाएगा, आपसे 20% पैसा ले लिया गया है। तो सामने वाला बंदा बोले तो स्टॉक एक्सचेंज सारे पार्टीज को सेव करके चलता है, मीडिएटर का काम करता है ना। आप जिससे शेयर खरीद रहे हो आपको पता थोड़ी ना कि आप किससे शेयर खरीद रहे हो, नो, आप किसको बेच रहे हो पता नहीं ना, किसको बेच रहे हो, कौन खरीदने वाला, कौन बीच में कौन है, मीडिएटर, स्टॉक एक्सचेंज। तो वही सेफ रखता है कि भाई सबको पैसा प्रॉपर्ली मिले, तो आपसे पहले ही उतना पैसा रखवा लिया जाता है जितना रिस्क होता है। डिलीवरी में पूरा पैसा क्यों लिया जाता है, मान लो वो शेयर का प्राइस 0 हो गया, कब बेचे कब नहीं, मान लो वो तो कंपनी बंद हो गई, तो आपसे पूरा पैसा रखवा लिया गया, पूरा का पूरा पैसा। सर ऐसा होता है क्या कि मार्केट में सेल करने वाले लोग हैं पर उस समय बायर ही नहीं होते, हाँ वो कुछ कंपनीज में ऐसा होता है देवशी, वो ऐसी कंपनी जिनमें ट्रेड होता ही नहीं है। बट जो बढ़िया बढ़िया कंपनीज में काम करोगे ना, आप हर टाइम क्या मिलेगा आपको, सेलर मिलेगा, बायर और सेलर मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सेल करने जाओ और बायर नहीं है वहां पर, ठीक है, हमेशा मिलेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ कंपनीज होती हैं जिनमें नहीं होते, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। अब जैसे ये मैंने ले रखा है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, SGB सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, अब मैंने बाय तो किया बट उसके सैलरी नहीं है मार्केट में, मैं सेल करूं किसको, वो अलग है, वो ट्रेड नहीं होते ना, बॉन्ड वगैरह इजीली ट्रेड नहीं होते। बट नॉर्मल जो लिस्टेड कंपनीज है, जो टॉप 50 कंपनीज है, ऑब्वियसली वो बायर सेलर है, उसके अलावा भी सब कंपनीज में बायर सेलर है, ठीक है, टेंशन नहीं। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।